क्लास 8 मैंने आपको आपकी हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक भारत की खोज से पाठ 6 से रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, राजा राम मोहन राय तथा बेटा रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में बताया था। आज बेटा मैं आपको उसके आगे का भाग समझाने जा रही हूँ, जो कि पाठ 6 का शेष भाग है। 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में टैगोर और गांधी निस्संदेह भारत के दो विशेष और प्रभावशाली व्यक्तित्व थे। मतलब बेटा 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में एक तो रविन्द्रनाथ टैगोर और दूसरा गांधी जी। बेटा ये भारत के ऐसे दो व्यक्ति थे जिनमें विशेषता थी, ये प्रभाव डालने वाले थे, मतलब कि प्रभावशाली और विशेष व्यक्तित्व वाले ये दोनों थे। उनकी समानता और विषमता, इन दोनों की बेटा समानता और विषमता की अगर तुलना की जाए तो उन दोनों की तुलना से रविन्द्रनाथ टैगोर और भारत और महात्मा गांधी में बेटा अगर उनकी दोनों की समानताओं में और दोनों की विषमताओं में अगर बेटा हम तुलना करें तो हम उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। कोई दो व्यक्ति हों जो कि अपनी बनावट में, अपने व्यवहार में एक दूसरे से इतने अलग नहीं हो सकते हैं, क्योंकि बेटा टैगोर जो थे वह संभ्रांत कलाकार थे जो सर्वहारा के प्रति क्या थे, सहानुभूति के कारण लोकतंत्रवादी हो गए थे। मतलब टैगोर संभ्रांत कलाकार थे, साथ ही साथ बेटा ये लोकतंत्रवादी थे, जबकि गांधी जी बेटा विशेष रूप से जनता के ही थे। रविन्द्रनाथ टैगोर क्या थे बेटा, संभ्रांत कलाकार थे और लोकतंत्रवादी थे, जबकि गांधी जी बेटा विशेष रूप से जनता के ही आदमी थे। भारतीय किसान का साकार रूप थे गांधी जी। भारत की दूसरी प्राचीन परंपरा का प्रतिनिधित्व करते थे गांधी जी। बेटा भारत की जो परंपरा थी उसका प्रतिनिधित्व करते थे। यह परंपरा, जो परंपरा का प्रतिनिधित्व करते थे, यह परंपरा बेटा संन्यास और त्याग की परंपरा थी। मतलब कि महात्मा गांधी बेटा संन्यास और त्याग की परंपरा का ही प्रतिनिधित्व करते थे। टैगोर क्या थे बेटा, एक विचारक थे, और गांधी जो है बेटा अनवरत कर्मठता के प्रतीक थे। अब देखिए दोनों में कितना अंतर है। रविन्द्रनाथ टैगोर संभ्रांत कलाकार थे, साथ में लोकतंत्रवादी, जबकि गांधी जी बेटा किसान का ही साकार रूप थे, विशेष जनता के ही आदमी थे, वह परंपरा का प्रतिनिधित्व करते थे। जबकि टैगोर विचारक थे, गांधी जी कर्मठता के प्रतीक थे। दोनों की अपने अपने ढंग की विश्व दृष्टि थी, मतलब दोनों अपने अपने ढंग से देखते थे, और इसके साथ ही दोनों पूरी तरह से क्या थे, भारतीय थे। दोनों ही क्या थे, भारतीय थे। वे दोनों भारत के अलग अलग पक्षों का प्रतिनिधित्व करते थे। टैगोर अलग पक्ष का और महात्मा गांधी अलग पक्ष का प्रतिनिधित्व करते थे, जो क्या थे, एक दूसरे के पूरक थे। अपनी आध्यात्मिक और राष्ट्रीय विरासत में हिंदू मध्य वर्ग की आस्था को बढ़ाने में श्रीमती एनी बेसेंट का जबरदस्त प्रभाव पड़ा। एनी बेसेंट के बारे में बेटा आपने सुना होगा। तो दोनों व्यक्ति क्या थे, दोनों ही एक दूसरे के पूरक थे, और बेटा हिंदू मध्य वर्ग की आस्था को बढ़ाने में बेटा एनी बेसेंट ने बहुत योगदान दिया है। इस सब में एक आध्यात्मिक और धार्मिक तत्व था, लेकिन साथ ही इसके पीछे बेटा क्या था, एक मजबूत राजनीतिक पृष्ठभूमि भी थी। एनी बेसेंट ने हिंदू मध्य वर्ग की आस्था को बहुत, मतलब उसमें बहुत उन्होंने प्रभाव इनका पड़ा। साथ ही इसके पीछे एक मजबूत राजनीतिक पृष्ठभूमि भी थी। उदीयमान मध्य वर्ग का झुकाव राजनीतिक था, वह किसी धर्म की तलाश में नहीं था। मतलब किसी ऐसा नहीं था, जो भी कुछ हो रहा था बेटा उसका मात्र एक झुकाव था, जो था कि राजनीतिक झुकाव था। इसमें कोई धर्म की तलाश नहीं थी। उसे पकड़ने के लिए सांस्कृतिक आधार चाहिए था, कुछ ऐसा जो उनमें आत्मविश्वास पैदा करता और उस नैराश्य। अब आइए बेटा पेज नंबर 102 पर।
और अपमान के बोध को कम करता जो उनके भीतर विदेशी जीत और शासन ने पैदा कर दिया था। कुछ ऐसा जो उनमें आत्मविश्वास पैदा करता और उस नैराश्य और अपमान के बोध को भी कम करता जो कि विदेशी जीत और शासन ने लोगों में पैदा कर दिया था। हर देश में राष्ट्रीयता के विकास के साथ धर्म के अलावा यह तलाश अपने अतीत की ओर जाने की प्रवृत्ति होती। हर देश में बेटा जब राष्ट्रीयता का विकास होता है तो उसके साथ साथ अगर राष्ट्र विकसित होता है, राष्ट्र विकास करता है, तो उसके साथ साथ धर्म के अलावा यह तलाश भी होती है जो कि उसको अपने पीछे की ओर मतलब अतीत की ओर ले जाती है। कोई भी देश अगर उसकी राष्ट्रीयता विकसित होती है तो धर्म भी विकसित होता है, लेकिन धर्म के साथ साथ एक तलाश होती है जो उसे अपने बीते दिनों की ओर ले जाती, अपने अतीत की ओर ले जाती। भारत का अतीत अपनी संपूर्ण सांस्कृतिक विविधता और महानता के साथ सब भारतीयों की साझी विरासत है। और भारत का अतीत क्या रहा है? भारत का अतीत रहा है बेटा कि सांस्कृतिक विविधता है ना, आप भी देख रहे हैं कि कितना जो है भिन्नता है, हर कोई दूसरे से अलग है, संपूर्ण सांस्कृतिक विविधता है, फिर भी और महानता के साथ भारतीयों की साझी विरासत है। विरासत क्या है? हिंदू, मुस्लिम, ईसाई तथा अन्य लोगों की भी, और उन्हीं के पूर्वजों ने इसके निर्माण में सहयोग दिया। मतलब कि जब कोई एक राष्ट्र विकसित होता है तो विकसित होने के साथ साथ अपने बीते दिनों के बारे में जरूर देखता है। और भारत का अतीत क्या रहा है? भारत का अतीत रहा है बेटा विविधता, महानता और साझी विरासत। विरासत में क्या? हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और वह अन्य लोग भी, उन्हीं के पूर्वज जिसने भारत के निर्माण में सहयोग दिया था। बाद में दूसरे मतों में धर्म परिवर्तन कर लेने के कारण वे इस विरासत से वंचित नहीं हो जाते, लेकिन बाद में जो लोगों ने बेटा धर्म परिवर्तन किया तो करने के बाद भी, धर्म परिवर्तन के कारण भी वह इस विरासत से वंचित नहीं हुए जो साझी विरासत है कि हमारी विविधता। प्राचीन दर्शन और साहित्य, कला और इतिहास ने कुछ सांत्वना दी। हमारे बेटा जो प्राचीन दर्शन है, जो हमारे भारत के साहित्य हैं, जो हमारी कला है, जो हमारा इतिहास है, उसने हमें कुछ सांत्वना दी, कुछ तसल्ली दी। राम मोहन राय, दयानंद, विवेकानंद, अन्य लोगों ने नए विचारात्मक आंदोलन चलाए। इनके बारे में तो बेटा आपने पहले ही पढ़ा कि इनके द्वारा किए गए आंदोलन थे जिसका प्रभाव हमारे भारत पे पूरा पड़ा। राजा राम मोहन राय का आंदोलन, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, तो इनके जो विचार थे बेटा उन्होंने जो आंदोलन चलाए उसका प्रभाव पड़ा। एक और उन्होंने अंग्रेजी साहित्य की समृद्ध साहित्य धारा से रसपान किया। एक और तो उन्होंने क्या किया, जैसा कि अभी आपने बेटा राजा राम मोहन राय की पत्रकारिता के बारे में पढ़ा, अखबारों के बारे में पढ़ा, तो एक और तो उन्होंने अंग्रेजी साहित्य की समृद्ध साहित्य धारा का रसपान किया। तो वहीं दूसरी ओर क्या किया, वहीं दूसरी ओर उन्होंने मानस भारत की प्राचीन मनुष्यों और सूरवीरों के विचारों और कार्यों से और उन पुरा गाथाओं और परंपराओं से भरा था जिन्हें उन्होंने अपने बचपन से आत्मसात किया था। इन लोगों ने बेटा राजा राम मोहन राय, दयानंद, विवेकानंद, इन्होंने बेटा जो नए नए आंदोलन चलाए, उन्होंने क्या किया था, अंग्रेजी साहित्य की समृद्ध साहित्य का रसपान भी किया। और वहीं दूसरी ओर सूरवीरों के विचार तथा उन सूरवीरों के कार्य, उनकी पूरा गाथाओं परंपराओं से भरा था जिसे इन लोगों ने बचपन से देखा था, बचपन से सुना था, बचपन से आत्मसात किया था। इनमें से बहुत सी बातें मुसलमान जनता में भी
समान रूप से प्रचलित थी। यही बातें बेटा मुसलमान जनता में भी थी। वे लोग क्या थे, परंपराओं से भली भांति परिचित थे। जो मुस्लिम लोग थे वो परंपराओं से पूरी तरह से परिचित थे। लेकिन धीरे धीरे क्या था, धीरे धीरे विशेष रूप से उच्च वर्ग के जो मुसलमान थे उनके द्वारा यह महसूस किया जाने लगा कि अब उनके लिए इन अर्ध धार्मिक परंपराओं से जुड़ना बहुत मुनासिब नहीं होगा। जो मुस्लिम थे उनमें भी ये परंपरा दिखती थी, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जो विशेष रूप से जो उच्च वर्ग के मुसलमान थे उन्होंने ये महसूस किया जाने लगा कि अब ये जो अर्ध धार्मिक परंपरा इससे जुड़ना अब सही नहीं होगा। इन परंपराओं को बढ़ावा देना इस्लाम की भावना के विरुद्ध होगा। जो ये परंपरा है, ये जो परंपरा है, जो विरासत है, तो इसे अब आगे बढ़ाना जो है इस्लाम की भावना के विरुद्ध होगा। उन्होंने क्या किया, अपनी कौमी बुनियाद दूसरी जगह तलाश की। मुसलमानों ने अपनी यही जो बुनियाद थी इसको दूसरी जगह वो तलाशने लगे। कुछ हद तक उन्होंने उसे भारत के अफगान और मुगल युग में पाया। जो मुस्लिम थे उन्होंने जब मुस्लिम भाई जो लोग थे बेटा, जब उन्होंने अपनी बुनियाद को तलाशा तो वो कहाँ पाया, उन्होंने कुछ हद तक उन्होंने अफगान और मुगल युग में पाया, लेकिन उससे खाली जगह पूरी तरह नहीं भर पाई। गदर के बाद भारत के जो मुसलमान थे इस असमंजस में थे, इस दुविधा में थे भारत के मुसलमान कि वे किस ओर मुड़े। भाई उन्होंने पहले तो उनमें भी समानता दिखाई देती थी, मुस्लिमों में भी, मुस्लिम जनता में भी समानता दिखाई पड़ती थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ बेटा कि जो उच्च वर्ग के मुसलमान थे उनके द्वारा यह महसूस किया जाने लगा कि अब इस धार्मिक परंपरा से जुड़ना उचित नहीं होगा। तो अपनी परंपराओं को बढ़ावा देने के लिए इस्लाम की भावना के विरुद्ध भी होगा। अब वो क्या करने लगे बेटा, अपनी कौम का जो नींव थी, जो बुनियाद थी, अब वो उसको दूसरी जगह तलाशने लगे। तो तलाशते हुए उन्होंने क्या पाया, अफगान में और मुगल में पाया, लेकिन उससे भी खाली जगह पूरी तरह से नहीं भर पाई। फिर मुसलमान इस असमंजस में पड़ गए कि अब वो किस ओर मुड़े। ब्रिटिश सरकार ने जानबूझकर हिंदुओं की तुलना में उनका दमन कहीं अधिक किया। ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि जानते हुए समझते हुए भी हिंदुओं की तुलना में उनका दमन कहीं अधिक किया, और इस दमन का प्रभाव जो है किसके ऊपर पड़ा, मुसलमानों पे पड़ा। मुसलमान इस दुविधा में थे कि अब वो किस ओर मुड़े। तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया बेटा, हिंदुओं की तुलना में मुसलमानों का अधिक दमन किया, जिसका विशेष जो प्रभाव पड़ा वह मुसलमानों पे ही पड़ा, जिनसे नया एक मध्य वर्ग, बुर्जुआ वर्ग पैदा हो गया। मुसलमानों के से ही एक नया वर्ग, बुर्जुआ वर्ग पैदा हुआ। सन 1870 के बाद उनके प्रति ब्रिटिश नीति में धीरे धीरे क्या होने लगा, परिवर्तन होने लगा। ब्रिटिश सरकार की संतुलन की नीति थी और धीरे धीरे परिवर्तन होने लगा और वह उनके अधिक अनुकूल हो गई। और इस परिवर्तन का विशेष कारण ब्रिटिश सरकार के संतुलन की नीति थी। फिर भी इस प्रक्रिया में सर सैयद अहमद खां की महत्वपूर्ण भूमिका रही। ये जो मुसलमानों के लिए परिवर्तन हुआ और यही परिवर्तन धीरे धीरे क्या हुई, अधिक अनुकूल हुई, और इसका विशेष कारण था कि ब्रिटिश सरकार के संतुलन की नीति। और फिर भी इस जो ये प्रक्रिया थी इसमें सर सैयद अहमद खां की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्हें इस बात का भरोसा था कि ब्रिटिश सत्ता से सहयोग करके ही मुसलमानों को वो ऊपर उठा सकते हैं। सर सैयद अहमद खां ने क्या किया था बेटा कि उन्होंने ब्रिटिश सत्ता के सहयोग से मुसलमानों को ऊपर उठा सकते। वे इस बात के लिए बहुत उत्सुक थे कि ये लोग अंग्रेजी शिक्षा को स्वीकार कर लें। वो इस बात से बहुत उत्सुक थे कि ये लोग क्या करें, अंग्रेजी शिक्षा को अपना लें। उन्होंने यूरोपीय सभ्यता को जिस रूप में देखा था उसका उन पर गहरा प्रभाव था। वास्तव में यूरोप से लिखे उनके कुछ पत्रों से जाहिर होता है कि वे इतने चकाचौंध थे
कि उनका संतुलन डगमगा सा गया था। मतलब कि वे इस बात के लिए बहुत खुश थे कि ये लोग जो है अंग्रेजी शिक्षा को अपना लें, और उन्होंने यूरोपीय सभ्यता को जिस रूप में देखा था उसका गहरा प्रभाव भी उन पर पड़ा। और ये बात जाहिर है, पत्रों से, जो कुछ पत्र हैं उनसे ये बात जाहिर है कि जो उसकी चकाचौंध थी उससे उनका जो है संतुलन भी डगमगा गया। सर सैयद उत्साही सुधारक थे। मतलब जो सर सैयद अहमद खान बेटा, ये भी क्या थे? सुधारक थे। वे आधुनिक वैज्ञानिक विचारों के साथ इस्लाम का मेल बैठाना चाहते थे। क्योंकि बेटा एक जो भी हमने आपको पढ़ाया कि मुसलमान, जिसका प्रभाव मुसलमानों पे पड़ा, क्योंकि मुसलमान जो है ये सोचने लगे कि अब हम अपनी कौमी बुनियाद की तलाश करें, और तलाश करते हुए फिर एक समय ऐसा आ गया कि मुसलमानों ने सोचा कि अब हम किस ओर मुड़ें। तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया बेटा? हिंदुओं की तुलना में मुसलमानों का अधिक दमन किया, और फिर धीरे धीरे परिवर्तन होने लगा। उसी समय सर सैयद अहमद खां की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो उन्होंने इस बात का उनको भरोसा था कि ब्रिटिश सरकार के सहयोग से क्या करेंगे कि वो मुसलमानों को ऊपर उठाएंगे। और सर सैयद जो थे बेटा उत्साही सुधारक थे। उन्होंने बेटा वैज्ञानिक विचारों के साथ इस्लाम का मेल बैठाना भी चाहते थे। वे नए ढंग की शिक्षा को बढ़ावा देने, जैसे कि उन्होंने कहा भी यहाँ पर कि ये लोग अंग्रेजी शिक्षा को स्वीकार कर ले, वह चाहते थे। तो उन्होंने सर सैयद अहमद खान ने बेटा नए ढंग की शिक्षा को बढ़ावा देना चाहते थे। साथ ही साथ राष्ट्रीय आंदोलन के आरंभ से ही वे भयभीत हुए, क्योंकि उनका विचार ये था, सर सैयद का ये विचार था कि ब्रिटिश अधिकारियों का किसी भी तरह का विरोध करने के कारण उन्हें अपने शैक्षिक कार्यक्रम में उनकी सहायता नहीं मिलेगी। सर सैयद बेटा सोचते थे कि राष्ट्रीय आंदोलन, शुरुआत में ही वह डर गए थे, भयभीत हो गए थे, क्योंकि उनका ये विचार था कि ब्रिटिश अधिकारी का किसी भी तरह का अगर विरोध करेंगे, विरोध करने के कारण, है ना, अगर ब्रिटिश अधिकारियों का किसी भी तरह से अगर हम विरोध करते हैं तो उसका प्रभाव ये पड़ेगा कि शैक्षिक कार्यक्रम में उनकी सहायता नहीं मिलेगी। उन्हें यह सहायता बहुत जरूरी मालूम होती थी। मतलब उन्होंने सैयद खान जो बेटा वो शुरुआत में ही भयभीत हुए। उनका ये विचार था कि अगर हम ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ जाएंगे, उनका विरोध करेंगे, तो उन्हें उनका जो है शैक्षिक कार्यक्रम में उनकी सहायता नहीं मिलेगी। उन्हें यह सहायता भी बहुत ज़रूरी लगती थी। इसलिए उन्होंने मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावना को कम करने की कोशिश की। इसीलिए बेटा सैयद खान ने क्या किया था, मुसलमानों में ब्रिटिश की जो विरोधी भावना थी, ब्रिटिश के खिलाफ जो विरोधी भावनाएं थी, उसको कम करने की कोशिश की थी। उन्हें नेशनल कांग्रेस से, जो उस समय आकार ले रही थी, हटाने की कोशिश की। उन्होंने जिस अलीगढ़ कॉलेज की स्थापना की थी, उसका एक घोषित उद्देश्य था भारत के मुसलमानों को ब्रिटिश ताज के योग्य और उपयोगी प्रजा बनाना। सैयद खान ने बेटा अलीगढ़ कॉलेज की स्थापना की थी, और उनका ये उद्देश्य था कि भारत के जो मुसलमान हैं उनको ब्रिटिश ताज की योग्य और उपयोगी प्रजा बनाना। वे नेशनल कांग्रेस का विरोध इसलिए नहीं करते थे, सैयद खान नेशनल कांग्रेस का विरोध इसलिए नहीं करते थे, वे उसे विशेष रूप से हिंदू संगठन समझते थे। उन्होंने इसका विरोध इसलिए किया क्योंकि वे अंग्रेजों की सहायता और सहयोग चाहते थे। सैयद खान बेटा ये उन्होंने सैयद खान जो है बेटा विशेष रूप से हिंदू संगठन समझते थे। उन्होंने इसका विरोध नहीं किया, उन्होंने इसका विरोध इसलिए किया क्योंकि वो अंग्रेजों की सहायता चाहते थे, अंग्रेजों का सहयोग चाहते थे। उन्होंने यह दिखाने की कोशिश की कि कुल मिलाकर मुसलमानों ने गदर में हिस्सा नहीं लिया, वे ब्रिटिश सत्ता के प्रति वफादार रहे। सैयद खान ब्रिटिश सत्ता के प्रति वफादार रहे। वे किसी रूप में हिंदू विरोधी और सांप्रदायिक दृष्टि से अलगाववादी नहीं थे। उन्होंने कहा, सैयद खान ने कहा कि याद रखो, हिंदू और मुसलमान ये शब्द सिर्फ धार्मिक अंतर बताने के लिए हैं,
वरना सब लोग, चाहे वे हिंदू हों या मुसलमान, यहाँ तक कि ईसाई भी, जो इस देश में रहते हैं, इस दृष्टि से सब एक ही राष्ट्र के लोग हैं। तो यहाँ बेटा आप यहाँ तक पढ़ेंगे। और जो मैंने आपको ये पैराग्राफ बेटा पढ़ाया है, इसको आप फिर से ध्यान से समझिएगा कि मैंने आपको क्या बताया है। आज मैंने आपको सर सैयद खां के बारे में थोड़ा सा बताया है, और इस भाग का जो शेष भाग है बेटा, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगी। आज जितना मैंने आपको समझाया ये आप अच्छे से समझिएगा। अगर बेटा आपको इस पैराग्राफ में कुछ समझ में नहीं आया होगा तो क्लास 8 कहिएगा बेटा, मैं आपको फिर से ये भाग समझा दूंगी।